नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ की अकड़न के बारे में, जो कि लकवे की मरीज में अक्सर हमें देखने को मिलता है। इसे कैसे खत्म किया जाएगा, कैसे इसमें आराम लिया जाएगा, इसको हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस अकड़न को समझने से कि अकड़न आ ही क्यों रही है, क्योंकि अगर हमें अकड़न के कारण के बारे में पता लग जाएगा तो शायद हम इसका ट्रीटमेंट और अच्छी तरीके से कर पाते हैं और आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा। तो ये अकड़न इसलिए आती है क्योंकि जब ब्रेन के अंदर कभी क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे हाथ पे को कंट्रोल करता था वो खराब हो जाता है। तो ब्रेन से जो सिग्नल जाते हैं हमारी मांसपेशियों को वो नहीं जा पाते। जब हमारे ब्रेन से सिग्नल नहीं जा पा रहा, उसे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, तो हमारी मांसपेशियों में मूवमेंट बंद हो जाती है, वो ना खुल पाती है ना बंद हो पाती है, जिसकी वजह से हमें हाथ और पैर में एक अकड़न महसूस होती है। अगर थोड़ा बहुत करंट जाता है, थोड़ा बहुत हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ मांसपेशियां काम कर रही हैं, कुछ मांसपेशियां काम नहीं कर पा रही। तो हाथ तो हिलता है थोड़ा बहुत, बट पूरा नहीं हिल पाता क्योंकि सारी मांसपेशियां कंट्रोल नहीं हो पा रही हमारे ब्रेन की वजह से, जिससे हाथ पैर में हमें अकड़न महसूस होती है। अगर हम इस अकड़न को खत्म करना चाहते हैं तो हमें ब्रेन से ही शुरुआत करनी पड़ती है कि ब्रेन दोबारा से अपना जो कंट्रोल है मांसपेशियों पे वो दोबारा से लेना शुरू करें। क्योंकि अगर हम सिर्फ मांसपेशियों को ढीला कर लेते हैं, मालूम मैंने तेल लगाया, सिकाई करी, तो मेरी मांसपेशियां कुछ टाइम के लिए ढीली हो जाती हैं, या मैं एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, तो भी मेरी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मगर जैसे ही हम इसको हटाते हैं, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद दोबारा से वही अकड़न, वही भारीपन दोबारा से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेन इसे कंट्रोल नहीं कर रहा हर टाइम। आपको चाहिए कि ब्रेन आपका इसे कंट्रोल करे, ज्यादा मांसपेशियों को कंट्रोल करे, तो आपको ब्रेन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ब्रेन में जो क्लॉट आया था, नस फटी थी, तो ब्रेन की हिस्से को नुकसान पहुंचा था। अगर किसी तरह से इस नुकसान की हम भरपाई कर सकें और दोबारा से कनेक्शन ब्रेन का और मांसपेशियों का बना सकें, तो हमारी मांसपेशियों में काम करने की क्षमता वापस आ जाती है। पहले मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखें, उसके बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र, कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था, 3 साल होने वाले हैं। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफी फर्क है, थोड़ा सा रह गया, बट वो हो जाएगा। और लिखने में बहुत मूवमेंट आ गई। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है, लिख पा रहे हो अब सही से? अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था, HR। कंपनी में HR थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर पे काम था। कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है, लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। और 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना पड़ता, अपने आप चल लेते हो आराम से। हाथ में कोई वीकनेस हो, हाथों पर करो, सबको दिखाओ, हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, अब दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद, 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, फरवरी एंड मार्च में, अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, कितना भटकने के बाद? काफी दम है ना? ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की जरूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को जिंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया, तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की जरूरत है। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी।
टू व्हीलर फोर व्हीलर? 4 व्हीलर फोर व्हीलर चला रहे हो, ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल। थोड़ा ध्यान रखना हाँ हाँ, ब्रेकिंग का, कोई है ना, ये ना हो किसी को आप चोट पहुंचा दो। इवन पहले तो बैक ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, 2 व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब 2 व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो, गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती है? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है आप टाइम पे ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी। मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ। बट अभी आप कोशिश करो कि आप खुले में चलाओ ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुंचे। अभी तो ग्राउंड में चला, ग्राउंड में चला रहे हो अभी, और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर का हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मनेसर मेहंदीगढ़। अच्छा, मनेसर से मेहंदीगढ़, ठीक है। चलो, हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। क्योंकि यहाँ से 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे। तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी? तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम हाँ, कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ, वाइफ कर रही है जॉब। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही क्यों बच गया। ठीक है, चलो अच्छा ना, टाइम मिल गया, ठीक है। बट हाँ, खत्म होने वाला है, थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग। अभी आपने थोड़े से लेदर शूज पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज डालो, और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे, 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे, कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो खत्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा आपको लगता है ना चलते समय कि यू नो पैर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं। कल ये भी कहता, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, तो वो भी कहता वो तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा। रनिंग नहीं हो पाएगी। तो रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है, कल आपने वो वाला काम कर दिया। मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या होता है, एक्सीडेंट सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा। इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपनी लाइफ को रिस्क हाँ, में डालो। डॉक्टर नहीं बोलेगा, सही बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इंप्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट करो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आ रही है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पे दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था, तब डर था वो? डर तो था। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहां पे क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना, तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीजों में फर्क आ गया। नहीं, उसमें कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियां, ये जा रही है, हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर दूंगा। तो वहां पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, भी गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही भैया कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से चोट नहीं आ सकती। ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। तो आपने यहाँ पे देखा कि पेशेंट की काम करने की क्षमता वापस आई, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की गई। अब ये भरपाई कैसे होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भरपाई करने के लिए हमें चाहिए होता है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी।
न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जैसे अगर आपके शरीर में कहीं कट लग जाए, हड्डी टूट जाए, तो कुछ दिनों के बाद वो घाव अपने आप भर जाता है, हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। इसी तरह से अगर हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी वजह से नुकसान हो जाए, नस फट जाए या क्लॉट आ जाए, तो ब्रेन में हुए नुकसान की भरपाई भी अपने आप होती है और इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हर पैरालिसिस पेशेंट में देखने को मिलती है। अगर आपको आज की तारीख में लकवा हुआ है तो दिसंबर तक आपके ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट चलेगी और जिसकी वजह से आपकी कोई भी क्षमता कुछ हद तक वापस आ जाती है और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरी क्षमता वापस आ भी जाती है। अगर ये 6 महीने बीत गए और उसके बाद भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट की स्कोप है, मतलब आप पूरे ठीक नहीं हुए, तब ये दिक्कत पैदा होती है कि पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आती, चाहे आप जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लो, जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, जितनी मर्जी आप किसी के भी चक्कर लगा लो, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो नेचुरल तरीके से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही थी वो बंद हो जाती है। इसके बाद किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट आपको रिजल्ट नहीं दे पाता। अगर हमने पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट दोबारा से लेकर आनी है, जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट है उसे दोबारा से शुरू करना है, तो हमें दोबारा से ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को चालू करना पड़ेगा। अब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे न्यूरॉन सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। ये न्यूरॉन सेल्स आपस में एक दूसरे को ना करंट देते रहते हैं। करंट देने का मतलब है ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन पास करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और हमारी बॉडी को वो रन करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग अलग होने की वजह से हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर किसी के पास ये जो न्यूरॉन सेल्स है, ये ब्रेन है, ये डिफरेंट है और इनके काम करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। अब हमें चाहिए कि अपने ब्रेन के अंदर इस तरह से विकास करें कि हमारी कोई भी क्षमता वापस आए। तो ब्रेन की डेवलपमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन कैसे डेवलप होता है। आप किसी प्रोफेशन में होंगे, आप हो सकता है कि मैथ्स पढ़ाते हैं या मैथ्स के टीचर हैं या मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आप अगर मैथ्स ज़्यादा पढ़ते हैं करते हैं तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाते हैं, मगर वहीं पर आपको केमिस्ट्री नहीं आती क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना आप उसे करते हैं। आप मैथ में तो अच्छे हो गए, केमिस्ट्री में अच्छे क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने मैथ पे प्रैक्टिस की थी, हमने बार बार किया था, तो हमारे ब्रेन ने अपने आप को मैथ्स के लिए बहुत अच्छा बना लिया। तो हमने उसको जरूरत बना के दी मैथ्स की और उसने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आई। ये डेवलपमेंट तरीका होता है हमारे ब्रेन का। इसी तरह से अगर आप कोई और चीज को इमेजिन करने की कोशिश करो, कोई और एग्जांपल लो, मान लो कि आप प्लेन उड़ाते हो, पायलट हो, तो आप प्लेन उड़ाने में अच्छे होगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स कार भी अच्छी चला पाओगे। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को इस पर्टिकुलर चीज के लिए डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, और हमारे बड़े बूढ़े लोग भी ये कहते थे कि आपको कोई जिस चीज में महारत हासिल करनी है उस पर आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। तो जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही हमारा ब्रेन उस चीज को लेकर अच्छा हो जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक लकवे का मरीज है, उसका हाथ और पैर नहीं चल पा रहा, उसके हाथ पैर में टाइटनेस आ गई है। अगर मैं सोचूं कि मैं उसको यहाँ पर मशीन लगा दूंगा, यहाँ पर पैड लगा दूंगा और उससे ताकत आ जाएगी, सोच के देखो, आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। यहाँ की मांसपेशियां तो मसल स्टिमुलेटर की हेल्प से ठीक रहेंगी, टेंस की मदद से दर्द कम हो जाएगा, बट उसमें काम करने की क्षमता नहीं आ पाती। तो क्या होता है कि पेशेंट सही ट्रीटमेंट की ना मिलने की वजह से भटक जाता है। आप मसल स्टिमुलेटर यूज कर सकते हो, टेंस यूज कर सकते हो, बट आपको जो एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी। मगर दिक्कत क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ 6 महीने काम करती है। 6 महीने के बाद इसका जो असर है वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है और पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को पहले स्टार्ट करना पड़ता है कि ठीक है ब्रेन सीखने लायक बन जाए। जब वो सीखने लायक बन जाता है तो हमें वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिससे जो मसल्स हैं उस पर ब्रेन का कंट्रोल आ जाए। मांसपेशी हिल तो रही है, मांसपेशी को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, ना वो फटी है, ना वो टूटी है, ना कोई चोट लगी, ना हड्डी टूटी, बट फिर भी जो ब्रेन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ब्रेन पे हमें इंप्रूवमेंट करनी है, ब्रेन पे ही हमने काम करना है। तो ब्रेन दोबारा से जब उसको कमांड लेना शुरू करता है तो हमारी जो मूवमेंट है वो आती है, स्पास्टिसिटी खत्म होती है। अगर स्पास्टिसिटी आपने परमानेंट तरीके से खत्म करनी, यही तरीका है। अगर आपने टेम्परेरी खत्म करनी है, कुछ टाइम का आराम चाहिए, तो वो भी लाया जा सकता है। उसके लिए हमें करना होता है वो है हीट का यूज। हमारी जो मांसपेशी है वो टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव मतलब अगर हम
अपनी किसी भी मांसपेशी पे मालिश करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है, गर्माहट पैदा होती है, और गर्माहट की वजह से हमारा हाथ जो टाइट था वो लूज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम कोई हीटिंग पैड का यूज करते हैं या फिर हम फिजियोथेरेपी करवाने जाते हैं तो वहां पर भी अल्ट्रासोनिक हीट दी जाती है। तो अगर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं तो मांसपेशियां रिलैक्स कर जाएंगी, मगर वो परमानेंट नहीं होती। जैसे ही आप घर पहुंचेंगे दोबारा से टाइटनेस वैसी की वैसी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल हमारा ब्रेन का हमारी मांसपेशियों के साथ नहीं है। हमने सिर्फ हीट अप्लाई की थी तो हमें दिखता है कि हमारा हाथ जो पहले सीधा नहीं हो पा रहा था वो हो पा रहा है, बट हम उसे लंबा बना ही नहीं रख सकते। आप ये नहीं कर सकते कि पूरा दिन 24 घंटे आपका हाथ में जो स्पास्टिसिटी है वो ना आए, क्योंकि हमने टेम्पररी सोल्यूशन निकाला था। तो हम क्या कहते हैं कि आप टेम्पररी सोल्यूशन को साथ रखो और परमानेंट सोल्यूशन को भी साथ में काम करते रहो, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि स्पास्टिसिटी खत्म हो तो हमें इसमें कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा। ये प्रोसेस स्लो है, क्योंकि मालिश करने पे हीट करने में 5-10 मिनट में तो आराम मिल जाएगा, मगर जब हमें परमानेंट चाहिए होता है तो हमें इसमें कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है। जब हम परमानेंट सोल्यूशन दे रहे हैं मांसपेशियों को, ब्रेन में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो फिर हमें आगे चलकर मांसपेशियों को गर्म करने का कोई लॉजिक रह नहीं जाता, वो हमेशा आराम से सॉफ्ट रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पैरालिसिस पेशेंट में अकड़न क्यों आती है, किस वजह से आती है, और उसे किस तरह से परमानेंट तरीके से और टेम्परेरी तरीके से आराम दिया जा सकता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर कि कौन सी एक्सरसाइज आम की करने पर मांसपेशियों में अकड़न कम होगी और कौन सी प्रैक्टिस करने से हमारा ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट होगी। दोनों ही बातें सेम है। जब हम ब्रेन के लिए काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज बदल जाती है, और जब हम मांसपेशियों के लिए काम करते हैं तो एक्सरसाइज बदल जाती है। हमारा ब्रेन जो है उसको हमने कंट्रोल किस चीज का देना है, मांसपेशियों का देना है। हमने क्या कंट्रोल देना है कि हमारा जो हाथ है, पैर है, वो प्रॉपर तरीके से हिले। तो आपको अपने जॉइंट्स को समझना पड़ता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इन्हीं मांसपेशियों को हिलाने की करनी है और उसमें जॉइंट्स हेल्प करेंगे। तो हमारा ये शोल्डर जो जॉइंट है ये 360 घूम सकता है। आप कुछ घुमा के देखो दूसरा अपना हाथ, ये 360 घूम सकता है, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एक सॉकेट होता है हमारे कंधे के अंदर जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये जो हमारी हाथ की हड्डी होती है ये सॉकेट की तरह, बॉल की तरह इसमें फिक्स होता है। तो ये हम इसे 360 घुमा पाते हैं। तो अगर मुझे अपने हाथ की ये एक्सरसाइज करनी है कि मैं अपना हाथ को 360 डिग्री पे घुमा पाऊं, तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करूंगा, 360 पे घुमाने की। तो उसमें हेल्प करता है शोल्डर व्हील जो आपकी स्क्रीन पर है। आप इसकी हेल्प से रोटेशन कर सकते हो। अगर आपके पास शोल्डर व्हील ना हो तो आप दीवार के साथ खड़े होकर अपने हाथ को दीवार पर लगाते हुए इस तरह से घुमाने की कोशिश करो। ये आसान नहीं होगा, जितना आसान मेरे लिए है आपके लिए नहीं होगा, पर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा हमारा जो जॉइंट है वो है हमारा एल्बो जॉइंट, जो कि हिंज जॉइंट होता है। ये सिर्फ इतना ही मूवमेंट कर सकता है, इससे ज्यादा मूवमेंट कर ही नहीं सकता। अगर मैं चाहूंगा अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाऊं, ये जाता नहीं है। तो हमने क्या करना है, यही मूवमेंट इसकी करनी है। तो आप क्या करेंगे, कुर्सी मेज पे बैठेंगे, अपने हाथ को सीधा रखेंगे और ये मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब आपका हाथ अपने कंधे को नहीं छू पाएगा, तो आप क्या करेंगे, इतना उठ रहा है तो दूसरे हाथ का सहारा लेंगे, बट आप ध्यान रखेंगे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो यहाँ से जोर लगा रही हो। ये आपको जब जोर लगाते हो तो मांसपेशियां टाइट हो जाती है, तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी मांसपेशियां टाइट है। अगर आपने हाथ को ढीला छोड़ रखा है, कोई दूसरा ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अंदर से कोशिश अपनी मांसपेशियों को चलाने की नहीं की। तो हम क्या करेंगे, जितना वो अपने आप उठा ठीक है, जहां उसको सहारे की जरूरत है तो हल्का सहारा देंगे कि हाथ जाए, मगर कहाँ से, यहीं से, यहाँ से नहीं, क्योंकि हम सहारा दे रहे हैं, करवा नहीं रहे हैं। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर हम ये एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, एक तो शोल्डर व्हील वो करेंगे, दूसरा हम अपनी ये मूवमेंट करेंगे, तो इससे हमारी दो मेजर जॉइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आते हैं फिंगर्स के ऊपर। जब आपकी ये दो मेजर जॉइंट्स में इंप्रूवमेंट आ जाती है, उसके बाद ही आपकी फिंगर्स में मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। और फिंगर में मूवमेंट लेकर आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब इसको किस तरह से हम लेकर आ सकते हैं, इसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के लिए ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपके समझ में भी कम आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।